हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो लॉ ऑफ टॉर्ट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर करेगा। लीगल एप्टीट्यूड सीरीज में जब आप लॉ ऑफ टॉर्ट का वीडियो देखेंगे उसके बाद आप ये वीडियो देखिएगा। इससे आपको ये पता चलेगा कि प्रीवियस ईयर में क्लैट एग्जामिनेशन में किस टाइप के क्वेश्चंस लॉ ऑफ टॉर्ट से पूछे गए हैं। मेरा सजेशन है इस वीडियो को आप बार बार देखिए, बिकॉज यही वीडियो है जो आपको प्रिपेयर करेगा एग्जाम में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करते हैं ये सिखाने में। Okay, so this video is presented by me, Bhumika Jain. Plus, this whole series I made with Mr. Pawan Kumar. Question जो है वो divided है principle, facts and options में, जैसा कि हमने बाकी सब्जेक्ट के साथ भी डील किया है। Okay, so यहाँ पे हम principle पढ़ते हैं। principle क्या कहता है? Consumable goods which are not fit for consumption are not marketable. Okay, कोई भी कंज्यूमर गुड जो कंजम्पशन के लिए, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए फिट नहीं है, उसकी मार्केटिंग नहीं होनी चाहिए। इट इज नॉट मार्केटेबल। ओके, अ कंज्यूमर शेल नॉट सफर ऑन अकाउंट ऑफ अनमार्केटेबल गुड्स। अगर कोई गुड है जो अनमार्केटेबल है तो उसकी वजह से कंज्यूमर को सफरिंग नहीं होनी चाहिए। माइंड इट, हियर कंज्यूमर इज रिटर्न, नॉट द बायर। ओके, सो एक फैमिली में अगर ए कुछ सामान खरीदता है और उसकी पूरी फैमिली उसे कंज्यूम करती है, उसकी वाइफ डब्ल्यू, उसका सन एस, उसकी डॉटर डी, तो ए जो है वो बायर है ना। एंड दीज ऑल थ्री आर, प्लस इफ ही कंज्यूम और एनी ऑफ देयर फ्रेंड्स कंज्यूम द प्रोडक्ट, देन दे आर द कंज्यूमर्स। ठीक है, सो a consumer shall not suffer on account of unmarketable goods. A seller is liable for knowingly selling unmarketable goods. Seller liable होगा सिर्फ तब जब वो knowingly, जानते हुए unmarketable goods को बेचे। A manufacturer shall be liable for the quality of his products. Manufacturer के लिए ये नहीं बोला जा रहा है प्रिंसिपल में कि उसको पता है कि वो अनमार्केटेबल है तभी लायबल होगा। सेलर के लिए ये बात कही जा रही है। मैन्युफैक्चरर शैल बी लायबल फॉर द क्वालिटी। क्वालिटी अगर गुड्स की खराब है तो उसमें मैन्युफैक्चरर लायबल होगा। ओके, फैक्ट्स है, राम बॉट अ कोका-कोला bottle from Shama shops. Back at home, the server opened the bottle and poured the drink into the glasses of Ram and his friend Tom. As Tom started drinking, he felt irritation in his throat. Immediately, Ram and Tom took the samples to test and found nitric acid in the content. Ram filed a suit against Shama, Coca-Cola Company and Bottler Kitchen and Company. Okay, तो यहाँ पे फैक्ट्स क्या कहते हैं? यहाँ पे जो बायर है वो कौन है? राम है। ठीक है, तो राम ने कोका कोला की बॉटल खरीदी श्यामा की शॉप से। श्यामा कौन है? रिटेलर है। घर पे गए एंड उनके सर्वेंट ने जब बॉटल में से ड्रिंक डाली, सो राम ने वो टॉम के साथ पी। तो यहाँ पे राम एंड टॉम दोनों कौन है? कंज्यूमर्स है। जैसे मैंने आपको समझाया, जो भी उसे पीता है वो कंज्यूमर होंगे। एज टॉम स्टार्टेड ड्रिंकिंग, ही फेल्ट, जब टॉम ने उसे पीना स्टार्ट किया तो उसको थ्रोट में इरिटेशन हुई। तो इमीडिएटली राम एंड टॉम ने उसके सैंपल्स लिए। उनको पता चला कि कोका कोला में नाइट्रिक एसिड है, ठीक है, जिसकी वजह से इरिटेशन हो रही है। ओके, राम ने श्यामा कौन था यहाँ पे? शॉपकीपर, उसके अगेंस्ट, प्लस कोका कोला कंपनी, ठीक है, जिसने वो बनाई, मैन्युफैक्चरर जो था, एंड जो बॉटलर था, ठीक है, किशन एंड कंपनी के अगेंस्ट केस फाइल किया ना। अब सजेस्टेड डिसीजंस क्या है? सजेस्टेड डिसीजंस कहते हैं राम कैन नॉट गेट कॉम्पनसेशन, टॉम कैन गेट कॉम्पनसेशन, बोथ राम एंड टॉम कैन गेट कॉम्पनसेशन। तो ये बोथ विल गेट कॉम्पनसेशन, व्हाई? बिकॉज प्रिंसिपल में हमने क्या देखा था? कंज्यूमर शैल नॉट सफर ऑन अकाउंट ऑफ अनमार्केटेबल गुड्स। यही अगर प्रिंसिपल में कंज्यूमर की जगह बायर लिखा होता तो वो सिर्फ राम को कॉम्पनसेशन मिलता, लेकिन यहाँ कंज्यूमर लिखा है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सही क्या होगा? बोथ राम एंड टॉम कैन गेट कॉम्पनसेशन। अब हम सजेस्टेड रीजंस देखते हैं। रीजंस क्या है?
आपको आंसर कैसे फाइंड करना है? सजेस्टेड डिसीजन प्लस रीजन, मतलब ये डिसीजन होना चाहिए, उसका रीजन ये होना चाहिए, दोनों को मिला के आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, सो सजेस्टेड रीजंस क्या है? Shama did not know the content of sealed bottle. Ram did not actually suffer though he bought the bottle. Tom did not buy the bottle and Coca-Cola company is responsible since it supplied the concentrate. अगर आप पहले वाली स्लाइड में देखें तो यहाँ पे क्या लिखा था फोर्थ पॉइंट में? A manufacturer shall be liable for the quality of his goods. तो manufacturer liable होगा quality of goods के लिए, right? So इसलिए seller liable नहीं होगा because he is not selling it knowingly. He has no idea. He has not made the good. He is not the manufacturer. He has no idea that bottle में nitric acid है, मतलब कोका-कोला के साथ नाइट्रिक एसिड मिक्स्ड है। इसका नॉलेज सेलर को नहीं है, इसका नॉलेज मैन्युफैक्चरर को है। मैन्युफैक्चरर शैल बी लायबल फॉर द क्वालिटी ऑफ हिज गुड्स। इसीलिए जो रीजन है वो ये होगा, कोका-कोला कंपनी इज रिस्पॉन्सिबल सिंस इट सप्लाइड द कॉन्सेंट्रेट। ओके, सो यहाँ पे आंसर क्या है? सी एंड 4। नेक्स्ट जो सवाल है उसमें प्रिंसिपल क्या कहता है, देखिए, द ओनर ऑफ लैंड हैज एब्सोल्यूट इंटरेस्ट ऑन द प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग द कंटेंट ओवर एंड अंडर द प्रॉपर्टी। ये बोल रहा है जो भी व्यक्ति एक लैंड खरीदता है उसका ओनर होता है, उसका एब्सोल्यूट इंटरेस्ट होता है प्रॉपर्टी पे, प्लस जो भी कंटेंट है ओवर एंड अंडर द प्रॉपर्टी, मतलब अगर प्रॉपर्टी के ऊपर पेड़ लगा हुआ है सो उसका भी वो एब्सोल्यूट इंटरेस्ट पाएगा, प्लस अगर प्रॉपर्टी के अगर सपोज उसमें वो कुआं खोदता है, वेल डिग करता है, तो उसका भी वो एब्सोल्यूट इंटरेस्ट पाएगा। सेकंड क्या बोलता है प्रिंसिपल ने? वाटर फ्लोइंग बिलो योर लैंड इज नॉट योर्स दो यू कैन यूज इट। ओके, सो अगर वो, मैंने आपको यहाँ बताया कि अंडर द प्रॉपर्टी में मैंने एग्जाम्पल क्या दिया, वेल, तो वो अगर वेल खोदता है तो उसका वो वेल में जो पानी है उसको यूज करने का राइट है, बट ही इज नॉट लाइक ही कैन नॉट कलेक्ट इट, राइट? जो उसके प्रॉपर्टी के बिलो जो भी वाटर फ्लो हो रहा है उस पे उसका राइट है, किसका? यूज का राइट है। सेकंड प्रिंसिपल में बता रहे हैं कि उसका यूज का राइट है। थर्ड क्या बोल रहा है? एनी कंस्ट्रक्शन ऑन योर लैंड बिलोंग्स टू यू। अगर आप अपनी लैंड के ऊपर अपना घर बनाते हैं तो वो आपका होगा। ऑल मिनरल रिसोर्सेज बिलो द लैंड बिलोंग्स टू स्टेट। प्रिंसिपल कहता है कि अगर कोई मिनरल रिसोर्सेज, आपके नीचे सोना निकलता है फॉर एग्जाम्पल, या सपोज आपके नीचे कोयला निकलता है या कोई मिनरल्स और पाए जाते हैं, तो उसमें एब्सोल्यूट इंटरेस्ट किसका होगा? स्टेट का होगा, ओनर का नहीं होगा। दिस इज ऑल द प्रिंसिपल इज। अब फैक्ट्स पे चलते हैं। फैक्ट्स क्या बोलते हैं? देयर इज अ सबटेरेनियल वाटर फ्लो अंडर सुरेश land surface. Suresh constructed a huge reservoir and drew all subterranean water to the reservoir. As a result, the wells of all adjacent property owner have gone dry. They demanded that either Suresh must demolish the reservoir or share the reservoir water with them. यहाँ पे क्या फैक्ट्स में क्या बोला जा रहा है? that सुरेश ने एक लैंड खरीदी, उसके नीचे जो भी पानी था उसको कलेक्ट करने के लिए सुरेश ने एक बड़ा सा रेजर्वोयर बना लिया। ठीक है, उस रेजर्वोयर बनाने से क्या हुआ? उसके कंस्ट्रक्शन से क्या हुआ कि जो भी एडजेसेंट का मतलब जो उसके आजू बाजू लगी हुई प्रॉपर्टीज थी, उनके जो वेल थे, उनके जो कुएं थे, वो सारे सूख गए। तो जो एडजेसेंट प्रॉपर्टी के ओनर्स थे उन्होंने डिमांड किया सुरेश से कि या तो वो अपना रेजर्वोयर तोड़ दे, खत्म कर दे, डेमोलिश कर दे, या जो भी वो रेजर्वोयर में पानी कलेक्ट कर रहा है वो उनके साथ शेयर करे। नाउ अगर हम पॉसिबल डिसीजंस को देखें तो क्या बोलता है? सुरेश नीड नॉट डेमोलिश द रेजर्वोयर। ओके, सुरेश हैज टू डेमोलिश द रेजर्वोयर। सुरेश हैज टू शेयर द वाटर विद हिज नेबर्स। द गवर्नमेंट कैन टेक ओवर द रेजर्वोयर। लुक, ये तो आउटराइटली नहीं होगा, क्योंकि अगर आप लास्ट स्लाइड में देखें तो क्या बोल रहे हैं? मिनरल्स रिसोर्सेज पे स्टेट ओनरशिप होगी, ना कि पानी पे। सुरेश हैज टू शेयर द वाटर विद हिज नेबर्स, प्लस सुरेश हैज टू डेमोलिश द रेजर्वोयर। तो
मोस्ट एप्रोप्रिएट यहाँ क्या होगा, सुरेश को वो रेजर्वोयर डेमोलिश करना होगा। क्यों? बिकॉज वाटर कैन नॉट बी कैप्चर्ड बाय वन पर्सन फॉर हिज पर्सनल यूज। ये अगर हम प्रिंसिपल में जाएं तो प्रिंसिपल में अगर हम देखें तो क्या था यहाँ पे कि वाटर फ्लोइंग बिलो योर लैंड इज नॉट योर दो यू कैन यूज इट, आपका नहीं है वो पानी लेकिन आप उसको यूज कर सकते हो, राइट? तो इस लाइन से आपको क्या मिलता है, क्या समझ आता है, दैट जो भी he cannot capture the water, he can only use for his personal purposes. So the most appropriate answer is B and 1. B क्या है? सुरेश has to demolish the reservoir जो उसने बनाया, जिससे उसने पानी कलेक्ट किया। Possible reason क्या है? Because water cannot be captured by one person, ये हमने प्रिंसिपल में देखा, for his personal use। ठीक है? So इस तरीके से आपको इस सवाल अटेम्प्ट करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रिंसिपल कहता है एन एम्प्लॉयर शैल बी लायबल फॉर द रॉन्ग कमिटेड बाय हिज एम्प्लॉइज इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। थर्ड पार्टीज मस्ट एक्सरसाइज रीजनेबल केयर टू फाइंड आउट वेदर अ पर्सन इज एक्चुअली एक्टिंग इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ओके, प्रिंसिपल कहता है कि जो एम्प्लॉयर होगा वो लायबल होगा अगर कोई भी रॉन्ग एम्प्लॉय कमिट करता है, कब? कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में, तो कौन लायबल होगा? एम्प्लॉयर लायबल होगा। दूसरा कहता है थर्ड पार्टी को रीजनेबल केयर रखनी होगी ये जानने के लिए कि जो व्यक्ति है, जो एम्प्लॉय है, वो एक्चुअली कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, फैक्ट्स देखते हैं। फैक्ट्स में लिखा हुआ है नंदन वाज अपॉइंटेड बाय सिंडिकेट बैंक टू कलेक्ट स्मॉल सेविंग्स फ्रॉम हिज कस्टमर्स। सो नंदन को सिंडिकेट बैंक ने अपॉइंट किया किस काम के लिए? ताकि वो स्मॉल सेविंग्स कस्टमर से कलेक्ट कर पाए। Spread over in different places on daily basis, Nagamma, a housemaid, was one of such customers making use of Nandan's service. Syndicate Bank, after a couple of years, terminated Nandan's service. Nagamma, unaware of this fact, was handing over her savings to Nandan, who misappropriated them. Nagamma realized this nearly after 3 months. Okay, when she went to bank to withdraw money, she filed a complaint against the bank. So फैक्ट्स क्या बोलते हैं कि एक सिंडिकेट बैंक ने एक नंदन नाम के व्यक्ति को किस पर्पस के लिए अपॉइंट किया? ताकि वो लोगों से स्मॉल सेविंग्स कलेक्ट कर पाए। नगम्मा जो एक हाउसमेड है, वो नंदन को अपने पैसे देती थी स्मॉल सेविंग्स में डिपॉजिट करने के लिए। सिंडिकेट बैंक ने 2 साल के बाद नंदन को टर्मिनेट कर दिया, लेकिन नगम्मा को इस बारे में नहीं, शी वॉज अनअवेयर ऑफ दिस फैक्ट एंड जैसे वो पहले दिया करती थी अपनी सेविंग्स नंदन को, वैसे ही वो देती रही आफ्टर द टर्मिनेशन। एंड नंदन मिसएप्रोप्रिएटेड देम, उसने अपने पर्सनल यूज के लिए उसे यूज किया एंड उसने उसे मिसएप्रोप्रिएट किया। नगम्मा रियलाइज दिस नियरली आफ्टर 3 months, उसे बहुत बाद में 3 महीने के बाद जब वो देते रही, एक दिन जब वो पैसे विड्रॉ करने बैंक जाती हैं तो उन्हें इस बात का पता चलता है दैट नाउ नंदन इज नो मोर द एम्प्लॉय ऑफ द बैंक। पॉसिबल डिसीजन क्या है? सिंडिकेट बैंक shall be liable to compensate Nagamma. Syndicate bank shall not be liable to compensate Nagamma. Nagamma has to blame herself for her negligence. Possible reasons: Nandan was not acting in course of employment after the termination of his service. A person cannot blame others for his own negligence. Nagamma was entitled to be informed by the bank about Nandan. The bank is entitled to expect its customer to know actual position. So correct answer क्या होगा? A and 3. Why A? Syndicate bank shall be liable to compensate Nagamma, and 3 is Nagamma was entitled to be informed by bank about Nandan. It's very simple. Why? Because अगर आप यहाँ देखो तो जब बैंक ने ही नंदन को सिर्फ इस पर्पस के लिए अपॉइंट किया था ताकि वो लोगों से सेविंग्स कलेक्ट करके आए, तो जिस दिन उसका टर्मिनेशन होता है, इट इज द ड्यूटी ऑफ द बैंक टू इन्फॉर्म दे कस्टमर कि आप अब इनको पैसा मत दीजिएगा, हमने इनको टर्मिनेट कर दिया है। बट बैंक ने
नगम्मा को इन्फॉर्म नहीं किया और नगम्मा ने जो 3 महीने तक सेविंग्स दी वो ये मानते हुए दी कि नंदन येट अभी तक एम्प्लॉय है सिंडिकेट बैंक का। ओके, सो जो प्रिंसिपल था वो बोलता था एन एम्प्लॉयर शैल बी लायबल फॉर द रॉन्ग कमिटेड बाय हिज एम्प्लॉयज इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, राइट, and third party must exercise reasonable care to find out whether a person is actually acting in the course of employment. Don't confuse here. Don't think that नगम्मा ने reasonable care नहीं ली, नगम्मा को पता करना चाहिए, नहीं, नगम्मा को इसलिए नहीं पता करना चाहिए था because it is the duty of the bank to inform नगम्मा. Okay, नेक्स्ट सवाल, प्रिंसिपल बोलता है a master shall be liable for the fraudulent act of his servant committed in the course of employment. ये सवाल बहुत हद तक प्रीवियस सवाल जैसा ही है बट इसमें डिफरेंस है, आप देखिएगा अच्छे से। प्रिंसिपल वही कहता है कि मास्टर लायबल होगा किस चीज के लिए, अगर कोई फ्रेडुलेंट एक्ट ऑफ सर्वेंट, अगर सर्वेंट कोई फ्रेडुलेंट एक्ट करता है तो मास्टर शैल बी लायबल अगर वो एक्ट कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में एम्प्लॉय के द्वारा किया जाता है। सेकेंड, whether an act is committed in course of employment to has to be judged in the context of the case. क्या वो एक्ट कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में किया गया या नहीं किया, ये केस के कॉन्टेक्स्ट में आपको समझना होगा, देखना होगा। बोथ मास्टर एंड थर्ड पार्टीज मस्ट एक्सरसाइज रीजनेबल केयर इन दिस रिगार्ड। इस रिगार्ड में रीजनेबल केयर दोनों को रखनी पड़ेगी, मास्टर को भी रखनी पड़ेगी और थर्ड पर्सन मतलब जो थर्ड पर्सन है उसको भी रीजनेबल केयर रखनी पड़ेगी। दिस इज द प्रिंसिपल। अब फैक्ट्स देखते हैं। रामाबाई was an uneducated widow and she opened an SBI saving bank account with Syndicate Bank with the help of her nephew by name Keshav, who was at that time working as a clerk in the bank. Keshav used to deposit the money of Ramabai from time to time and get the entries done in the passbook. After a year or so, Keshav has dismissed from the service of the bank. Being aware of this fact, Ramabai continued to hand over her savings to him and Keshav misappropriated them. Ramabai realized this only when Keshav disappeared from the scene one day and she sought compensation from bank. So look, here the facts are different. लास्ट जो हमने सवाल देखा था उसमें जिसको नगम्मा पैसे देती थी नंदन, ओके, वो एम्प्लॉय था, राइट, एंड उसको बैंक ने इसी पर्पस के लिए अपॉइंट किया था। बट हियर रामाबाई क्योंकि वो अनएडुकेटेड थी तो उन्होंने केशव के नाम से अकाउंट खुलवाया जो कि एज अ क्लर्क वहां पे काम करता है बैंक में एंड रामाबाई का नेफ्यू है, राइट। 1 साल के बाद केशव को डिसमिस कर दिया जाता है सर्विसेज से, लेकिन रामाबाई को इस बारे में नहीं पता होता है एंड लेटर सेम हैपेंड दैट केशव मिसएप्रोप्रिएटेड द फंड्स ऑफ रामाबाई गिवन सब्सिक्वेंटली आफ्टर हिज टर्मिनेशन। ओके, अब पॉसिबल डिसीजन क्या है? सिंडिकेट बैंक शैल बी लायबल टू कॉम्पनसेट रामाबाई, सिंडिकेट बैंक शैल नॉट बी लायबल टू कॉम्पनसेट रामाबाई, रामाबाई कैन नॉट ब्लेम अदर्स फॉर हर नेग्लिजेंस। लुक, यहाँ पे सिंडिकेट बैंक क्यों लायबल होगा? सिंडिकेट बैंक लायबल नहीं होगा क्योंकि रामाबाई को रीजनेबल केयर रखनी चाहिए थी। एज वेल जो केशव है वो एम्प्लॉय नहीं है, राइट, वो एम्प्लॉय है, वो क्लर्क है, दैट इज ओके, बट ही इज नॉट ऑथोराइज्ड टू कलेक्ट द सेविंग्स, ओके, ऑफ द कस्टमर, ही इज जस्ट क्लर्क इन द बैंक। प्लस after the termination he misappropriated, and here it is not the bank's duty to inform that they terminated Keshav, okay। in last previous question ये ड्यूटी थी बैंक की कि वो इन्फॉर्म करे कि जो नंदन है उस सवाल में वो टर्मिनेट कर दिया गया है बैंक से, बट यहाँ पे इट इज नॉट द ड्यूटी ऑफ द बैंक बिकॉज केशव इज नॉट अपॉइंटेड फॉर द पर्पस ऑफ कलेक्टिंग द सेविंग्स। ओके, यू गॉट इट। सो पॉसिबल रीजंस देखते हैं। केशव was not an employee of the bank
when the fraud was committed? The bank was not aware of the special arrangement between Ramabai and Keshav. It is the bank's duty to take care of the vulnerable customer. No, Ramabai should have checked about Keshav in her own interest. क्योंकि वो उसका नेफ्यू था, अपने इंटरेस्ट में दे रही थी, तो उसे खुद रीजनेबल केयर रखनी चाहिए थी. ठीक है, जैसे कि हमने प्रिंसिपल में क्या देखा था, बोथ मास्टर एंड थर्ड पार्टीज मस्ट एक्सरसाइज रीजनेबल केयर इन दिस रिगार्ड. ओके, सो अभी तक हमने काफी सारे क्वेश्चंस देखे, तो आपको एक चीज समझ आ रही होगी कि आपको प्रिंसिपल को बहुत अच्छे तरीके से समझना है, राइट? फैक्ट्स को समझते हुए अप्लाई करना है. अगर आप प्रिंसिपल को बहुत अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे, सो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट एंड there is a possibility that you might reach to wrong conclusion. Okay, so read the principle twice or thrice, keep it in mind and then solve the problem. Next जो सवाल है वो है, this सवाल is like this question is based on maxim volenti not fit injuria. ठीक है, ये जितने भी मैक्सिम्स में यहाँ पे लिखे हुए हैं हमने, वो आपको जब आप टॉट का वीडियो, कॉन्सेप्चुअल वीडियो देखेंगे, तो वहां पे आपको क्लियर होगा कि ये होते क्या है, राइट? सो आप प्लीज, इट इज माय रिक्वेस्ट दैट फर्स्ट यू गो एंड वॉच दोज वीडियोस, देन ओनली यू वॉच दिस वीडियो, सो दैट you are much like aware of the maxims and other case laws and the concept of torts the time when you watch these videos. What the principle says here, it says a person is based for negligence if he fails to take care of his neighbor's interest. कोई भी person वो liable होगा negligence का अगर वो अपने पड़ोसियों के interest को ध्यान में नहीं रखता है. A neighbor is anyone whose interest should have been foreseeable by a reasonable man while carrying on his activities. समझे? That means that यहाँ पे ये डिस्क्राइब कर रहे हैं कि आपका नेबर कौन माना जाएगा? वो माना जाएगा जिसका इंटरेस्ट फोर्सिएबल है. फोर्सिएबल का मतलब जिसका इंटरेस्ट देखा जा सकता है, सोचा जा सकता है कि इसको ये हार्म हो सकता है. किसके द्वारा? एक प्रूडेंट एंड रीजनेबल मैन अगर सोच सकता है कि हाँ, मेरे इस एक्ट से ये मेरे इस पर्सन को कुछ हार्म हो सकता है, या वो उसका इंटरेस्ट देखा जा सकता है, फोर्सिएबल है रीजनेबल मैन के द्वारा, he or she is considered to be neighbor for that matter. Now, facts. A cricket match was going on in a closed door stadium. A cricket fan who would not get into the stadium was watching the game by climbing up a nearby tree and sitting there. The cricket ball in the course of the game went out of the stadium and hit this person and injured him. He filed a suit against the organizer. Facts are so simple that एक स्टेडियम जो कि क्लोज्ड और डोर स्टेडियम था, वहां पे क्रिकेट मैच चल रहा था. एक क्रिकेट फैन जो नहीं जा पाता है स्टेडियम के अंदर, वो वहां पे किसी पेड़ के ऊपर चढ़ के मैच देख रहा होता है. क्रिकेट बॉल आके उसे हिट करती है, राइट, एंड वो इंजर्ड हो जाता है. वो ऑर्गेनाइजर के अगेंस्ट केस फाइल करता है. ठीक है, अब पॉसिबल डिसीजंस में क्या है? द ऑर्गेनाइजर आर लायबल टू कॉम्पनसेट द इंजर्ड पर्सन, राइट? The organizers are not liable to compensate the injured person. The injured person should have avoided the place where he might be hit by the cricket ball. Possible reasons: the organizers are responsible for the people inside the stadium. The organizers should not have foreseen somebody watching the game by climbing up a tree. आपको आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ से ही आपको क्लियर हो गया कि यही आंसर होगा. एंड ऑर्गेनाइजर्स आर नॉट लायबल. व्हाई दे आर नॉट लायबल? बिकॉज वो इस चीज को, जैसे हमने प्रिंसिपल में पढ़ा था कि नेबर कौन होगा? नेबर वो होगा जिसका इंटरेस्ट फोर्सिएबल है. बट इसका इंटरेस्ट, इफ अ पर्सन इज क्लाइंबिंग ऑन अ ट्री एंड वाचिंग द क्रिकेट मैच, सो इसका ही इज नॉट कंसिडर्ड टू बी अ नेबर. व्हाई? बिकॉज हिज इंटरेस्ट इज नॉट फोर्सिएबल बाय अ रीजनेबल मैन. So the organizer could not have foreseen somebody watching the game by climbing up the tree. अब ऑर्गेनाइजर्स को ये नहीं पता कि भाई कोई पेड़ पे भी चढ़ के मैच देख रहा होगा, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
when the master is held liable for the wrongful act of his servant, the liability is called. It's very simple. अगर जहां पे भी सर्वेंट के रॉन्गफुल एक्ट के लिए मास्टर लायबल होता है, उस लायबिलिटी को क्या कहा जाता है? उस लायबिलिटी को कहा जाता है वाइकेरियस लायबिलिटी. व्हेन यू विल वॉच वीडियो ऑन लॉ ऑफ टॉर्ट, तो आपको पता चलेगा वाइकेरियस लायबिलिटी क्या होती है. वैसे मैंने आपको यहाँ पे भी बता दिया है, जब भी सर्वेंट के रॉन्गफुल एक्ट के लिए मास्टर लायबल होता है, उसे वाइकेरियस लायबिलिटी बोला जाता है. एंड मास्टर और सर्वेंट में फिड्यूशरी रिलेशनशिप होता है, मतलब रिलेशनशिप बेस्ड ऑन ट्रस्ट. एंड जहां पे भी रिलेशनशिप बेस्ड ऑन ट्रस्ट होता है एंड मास्टर इज लायबल फॉर द एक्ट ऑफ और रॉन्ग एक्ट ऑफ सर्वेंट, वहां पे वाइकेरियस लायबिलिटी अराइज होती है. नेक्स्ट सवाल, द एक्ट ऑफ अनलॉफुली एंटरिंग इनटू अनदर्स प्रॉपर्टी कॉन्स्टिट्यूट. ये ए की प्रॉपर्टी है, ठीक है. दिस लाइन बिलोंग्स टू ए. बी बिना ए की परमिशन से यहाँ आ जाता है, ठीक है, या यहाँ से रास्ता बना लेता है और यहाँ से जाता है, राइट. सो इसे बोलेंगे कि बी ने ट्रेसपास किया. ओके, अगर वो बिना ओनर की परमिशन से इस प्रॉपर्टी में जाता है तो उसे बोला जाता है कि उसने ट्रेसपास किया. नेक्स्ट है नो फॉल्ट लायबिलिटी. मींस नो फॉल्ट लायबिलिटी का क्या मीनिंग होता है? इसका मतलब होता है एब्सोल्यूट लायबिलिटी इवन विदाउट एनी नेग्लिजेंस और फॉल्ट. ओके, नो फॉल्ट लायबिलिटी का मतलब होता है एब्सोल्यूट लायबिलिटी इवन विदाउट एनी नेग्लिजेंस और फॉल्ट. बिना किसी नेग्लिजेंस या फॉल्ट के जो लायबिलिटी होती है, राइट, उसे बोलते हैं नो फॉल्ट लायबिलिटी. ये भी आपको लॉ ऑफ टॉर्ट में बहुत अच्छे से समझाया गया है, लॉ ऑफ टॉर्ट का कॉन्सेप्चुअल वीडियो में. ओके, प्रिंसिपल. नेक्स्ट सवाल, इसका प्रिंसिपल क्या कहता है? अ मास्टर इज लायबल फॉर द रॉन्गफुल एक्ट ऑफ ए सर्वेंट. ये मैंने आपको लास्ट 2 स्लाइड के पहले बताया. वाइकेरियस लायबिलिटी में मास्टर लायबल होता है सर्वेंट के रॉन्गफुल एक्ट के लिए. अ पर्सन कैन बी कॉल्ड अ सर्वेंट ओनली इफ देयर इज अ रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ही एक्ट्स अंडर द ऑर्डर एंड ऑन बिहाफ ऑफ द मास्टर. अब यहाँ पे ये समझा रहे हैं कि सर्वेंट कौन कहलाएगा? सिर्फ वो व्यक्ति कहलाएगा अगर उसमें रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो, मतलब सर्वेंट और एम्प्लॉयर के बीच में रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो, प्लस जब सर्वेंट एक्ट करे अंडर द ऑर्डर एंड बिहाफ ऑफ द मास्टर. ठीक है, मास्टर के ऑर्डर पे एंड उसके बिहाफ पे जब वो एक्ट करे, तभी उसे माना जाएगा कि वो सर्वेंट है. ठीक है. फैक्ट क्या कहते हैं? एक्स बैंक launches a saving bank for poor section of society and the customer can deposit ₹10 per day. Y, an unemployed youth, collected money from several customers and on behalf of them deposit the money at the bank every day. The bank gave to Y a small commission. This is very important. बैंक उसको कमीशन दे रहा है. ऐसा नहीं है कि जो Y है वो खुद जाता है एज ही इज एम्प्लॉयड, सबसे कलेक्ट करता है एंड डिपॉजिट कर देता है एंड बैंक को कोई नॉलेज नहीं है. नहीं, यहाँ पे बैंक को नॉलेज है एंड बैंक इज ऑल्सो गिविंग अ स्मॉल कमीशन फॉर दिस पर्पस. आफ्टर some time Y disappeared without depositing the money given by the customers. The customer bring a suit alleging that the bank is liable. Okay, decided. Options क्या हैं? The bank is liable because it paid commission to Y. The bank is liable because Y was their servant. अब यहाँ पे हम Y को servant क्यों मान रहे हैं? क्योंकि अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे जब servant को डिफाइन किया गया तो बोला गया कि servant वो होगा जो एम्प्लॉयर के बिहाफ पे एंड उसके ऑर्डर पे, एम्प्लॉयर के ऑर्डर पे काम करे. राइट. सो एम्प्लॉयर उसको ऑर्डर देता है एंड उसको कमीशन भी पे करता है. ठीक है. तो यहाँ पे रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयमेंट सबसिस्ट होता है एंड दैट इज द रीजन द बैंक इज लायबल. ओके, बिकॉज वो उसका सर्वेंट माना गया है. नेक्स्ट सवाल, इन द इवेंट ऑफ वायलेशन ऑफ एनी राइट द अग्रीव्ड पार्टी इज एंटाइटल्ड टू रिकवर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस. मैं आपको यहाँ डैमेजेस समझाती हूँ. डैमेजेस जो होते हैं
वो दो टाइप के होते हैं, लिक्विडेटेड मतलब फिक्स्ड, ठीक है, एंड होते हैं अनलिक्विडेटेड मतलब विच आर नॉट फिक्स्ड, ठीक है। ध्यान रखिएगा, लिक्विडेटेड का मतलब होता है फिक्स्ड, अनलिक्विडेटेड का मतलब होता है नॉट फिक्स्ड। कॉन्ट्रैक्ट में लिक्विडेटेड डैमेजेस दिए जाते हैं, मतलब जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट बनता है, ए एंड बी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट बना, तो उसमें लिख दिया जाता है दैट अगर ए या बी कोई भी उस कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो नहीं करता है, उस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग काम नहीं करता है, तो whatever amount is written, whatever amount is fixed or liquidated in the contract, that has to be paid by the party who has violated the contract. Okay. एंड टॉर्ट में अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं, मतलब वो पहले से फिक्स नहीं किए जाते हैं कि अगर ये ऑफेंस होगा या ये सिविल रॉन्ग होगा, ये वायलेशन ऑफ लीगल राइट होगा, तो ये पे किया जाएगा। दिस इज नॉट फिक्स्ड इन लॉ ऑफ टॉर्ट्स एंड दैट इज अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। ओके, सो आप देखिए यहाँ पे असर्शन क्या था, इन द इवेंट ऑफ वायलेशन ऑफ लीगल राइट, अगर कोई भी लीगल राइट का वायलेशन होता है तो जो भी अग्रीव्ड पार्टी होगा वो उसको अनलिक्विडेटेड डैमेजेस मिलेंगे, ही इज एंटाइटल्ड टू रिकवर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। रीजन क्या है, द ऑब्जेक्ट ऑफ अवॉर्डिंग डैमेजेस टू द अग्रीव्ड पार्टी इज टू पुट हिम इन द सेम पोजीशन इन व्हिच ही वुड हैव बीन इफ the wrong would not have been committed. Damages are therefore assessed on that basis. Reason बोलता है कि damages इसलिए दिए जाते हैं ताकि aggrieved party है, right, उसको सेम फुटिंग पे रखा जाए, उसको सेम पोजीशन पे लाया जाए जैसा कि वो था रॉन्ग होने के पहले। जब रॉन्ग नहीं हुआ था, जो उसकी पोजीशन थी उस पे ही वापस लाने के लिए उसको डैमेजेस दिए जाते हैं, राइट। अब यहाँ पे ऑप्शंस हैं, बोथ A and R आर इंडिविजुअली ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए वेरी ट्रू। व्हाई? बिकॉज A and R दोनों ट्रू हैं। हमने ये कॉन्सेप्ट के वीडियोस में देखा है कि अगर वायलेशन ऑफ लीगल राइट होगा तो अग्रीव्ड पार्टी को अनलिक्विडेटेड डैमेजेस दिए जाएंगे। एंड R करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्यों है? क्योंकि पर्पस जो होता है वो यही होता है ताकि जो अग्रीव्ड पार्टी है उसको सेम फुटिंग पे लेके आया जाए जैसा कि वो था जब उसके साथ वो रॉन्ग कमिट नहीं हुआ था। नेक्स्ट सवाल, मिस उषा wants to file a suit against Bhagya Lakshmi theatre playing for a permanent injunction stay order restraining the theatre from running the film named Jai Santoshima. Her contention is that the film hurt her religious feeling and sentiments as goddess Saraswati, Lakshmi and Parvati were depicted as jealous and were ridiculed. Okay, तो एक कोई मिसेस उषा है, वो थिएटर भाग्य लक्ष्मी के अगेंस्ट परमानेंट इंजंक्शन का रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर के लिए एप्लीकेशन डालती हैं। शी वांट कि उसको रिस्ट्रेन किया जाए, उसको इंजंक्शन ग्रांट हो। इंजंक्शन का मतलब रोक दिया जाए। ओके, रिस्ट्रेनिंग इंजंक्शन, परमानेंट इंजंक्शन मतलब उसको वहां से रोक दिया जाए परमानेंटली कि अब कभी वो मूवी जय संतोषी माँ नाम की मूवी वहां पे ना चले, राइट। उसका कंटेंशन क्या था? व्हाई शी वांटेड टू डू लाइक कि मूवी वहां पे ना प्ले हो, दैट उस मूवी से मिसेस उषा की रिलीजियस फीलिंग एंड सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं, क्योंकि उस मूवी में अकॉर्डिंग टू हर सरस्वती, लक्ष्मी एंड पार्वती को जेलस, एक दूसरे के प्रति जेलसी की भावना में दिखाया गया है, प्लस उनका मजाक उड़ाया गया है, रेडिक्यूल्ड, दे वर रेडिक्यूल्ड। She cannot file a suit because injury to religious feeling is not a legally recognized right. Okay, so आप टॉर्ट में सिर्फ legally recognized rights जो हैं उनके लिए ही फाइल कर सकते हैं, right? You can only go in law of torts for legally recognized right. But यहाँ पे injury to religious feeling जो है that is not a legally recognized right. And यहाँ पे उसका application is not maintainable. Next is, whoever by his act or omission causes environment
environmental pollution shall be held liable for any loss caused by such pollution. Right? It shall be no defense in such cases that all due diligence or reasonable care was taken while carrying out the act or omission in question. यहाँ पे क्या कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति अगर अपने किसी एक्ट से या ओमिशन से एनवायरमेंट पोल्यूशन कॉज करता है तो वो he shall be liable for it, right? But it shall be no defense in such cases that all due diligence या reasonable care ली गई थी उस एक्ट या ओमिशन को करते वक्त। समझे आप? मतलब अगर आप ऐसा डिफेंस लेना चाहते हैं कि मेरे एक्ट से और ओमिशन से एनवायरमेंटल पोल्यूशन तो हुआ, बट मैंने उस एक्ट और ओमिशन को करने के पहले पूरी केयर ली थी, सो मेरे को लायबल मत करो। बट प्रिंसिपल सेज कि नो, डिस्पाइट दैट you have taken the due diligence and reasonable care, you will be liable because it is not the defense. This is the principle. Facts क्या है? Hari is carrying on a chemical and fertilizer industry near a bank of river in order to prevent and control any kind of harm to environment. Suitable waste treatment and disposal plants were installed in the factory. Due to some sudden mechanical technical problem, these plants cease to work properly and therefore cause environmental pollution, which ultimately cause substantial harm to the environment and to the people living around the factory. Victims of such pollution files a suit for suitable remedy. Okay, so normal language है, you understood the फैक्ट्स। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हरी एक केमिकल एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्री उसकी थी एंड ही वाज वर्किंग लाइक दैट इंडस्ट्री वाज वर्किंग देयर एंड नियर द बैंक ऑफ अ रिवर, ठीक है, एंड एनवायरमेंट पोल्यूशन ना हो इसलिए उसने सुटेबल वेस्ट ट्रीटमेंट डिस्पोजेबल प्लांट वहां पे लगाया, राइट? लेकिन कुछ सडन मैकेनिकल ट्रीटमेंट टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो जो प्लांट था इट वाज नॉट वर्किंग प्रॉपरली एंड उसकी वजह से एनवायरमेंट पोल्यूशन वहां पे हो रहा था, राइट? एंड दैट अल्टीमेटली कॉज अ सब्सटेंशियल हार्म टू द एनवायरमेंट। इसलिए वहां के जो लोग थे जो कि फैक्ट्री के आसपास रहते थे उनको दे वर द विक्टिम ऑफ दैट पोल्यूशन एंड दे द विक्टिम्स ऑफ सच पोल्यूशन फाइल्स अ सूट फॉर सुटेबल रेमेडी। अब यहाँ पे ऑप्शंस क्या हैं? विक्टिम कैन नॉट सक्सीड एज नेसेसरी प्रिकॉशंस टू प्रिवेंट एनी हार्म वर टेकन बाय हरी। Second, victim cannot succeed as the mechanical technical problem was sudden and therefore beyond the control of Hari. Third, victim can succeed as it is a duty of the Hari to see that no harm is caused to the environment people due to his activity under any circumstances. So, आप समझिए प्रिंसिपल में यहाँ पे लिख रखा है, मैंने बोल्ड भी करा हुआ है that it is not the defense, okay, that you have taken due care and reasonable care. आपने ड्यू डिलिजेंस से काम किया, आपने रीजनेबल केयर ली, ये डिफेंस नहीं होगा। इसलिए आंसर क्या होगा? विक्टिम कैन सक्सीड, विक्टिम जीतेंगे, विक्टिम को वो रेमेडी मिलेगी क्योंकि प्रिंसिपल में इट इज गिवन दैट हरी हैज टू चेक आउट दैट कोई भी एनवायरमेंट पोल्यूशन ना हो, राइट? एंड ये कोई डिफेंस नहीं है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल दैट ही हैज टेकन द प्रॉपर केयर एंड ड्यू डिलिजेंस। नेक्स्ट, क्वी फैसेट पर एलियम, फैसेट पर से इसका मीनिंग होता है he who does things through others does it himself। कोई भी व्यक्ति अगर किसी और से काम करवाता है, राइट, he who does things through others माना जाएगा कि वो काम उसने खुद किया। फैक्ट क्या है? निशा द ओनर ऑफ द कार asked her friend Saurabh to take her car and drive the same to her office. As the car was near her office, it hit a pedestrian, Shrikant, on account of Saurabh's negligent driving and injured him seriously. Now Shrikant filed a suit for damages against Nisha. Okay, निशा कार ओनर है, वो अपने फ्रेंड सौरभ को बोलती है कि उसकी कार को ड्राइव करे और दोनों ऑफिस जाते हैं, ठीक है। जैसे ही वो लोग ऑफिस के पास पहुंचने वाले होते हैं,
कार एक पेडेस्ट्रियन श्रीकांत को हिट कर जाती है ऑन अकाउंट ऑफ सौरभ्स नेग्लिजेंट ड्राइविंग, और श्रीकांत इंजर्ड हो जाता है। नाउ श्रीकांत फाइल करता है सूट निशा के अगेंस्ट, तो निशा लायबल होगी। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे प्रिंसिपल में कहा जा रहा है that he who does things through others does it himself, जो किसी और से काम करवाता है माना जाता है कि वो काम उसने खुद किया। निशा is liable as Saurabh was driving under her authority and for her purpose, ठीक है, उसे ऑफिस छोड़ने जा रहा था एंड उसकी ही अथॉरिटी में काम कर रहा था। नेक्स्ट सवाल, an employer is liable for the negligence of his employee, but an employer is not liable for the negligence of his employee if the victim of such negligence is one of his other employer. This is very like you have to read this question very nicely and you have to appreciate whatever is given, and you have to keep this in mind that these type of questions might come in your exam and there is a possibility that you may make a mistake in such kind of questions. So यहाँ पे प्रिंसिपल क्या कह रहा है? द एम्प्लॉयर इज लायबल फॉर द नेग्लिजेंस ऑफ हिज एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर लायबल होगा अगर एम्प्लॉय के द्वारा कोई नेग्लिजेंस किया जाता है तो, ठीक है, लेकिन बट एम्प्लॉयर लायबल नहीं होगा एम्प्लॉय के नेग्लिजेंस के लिए अगर वो जो नेग्लिजेंस है वो उस एम्प्लॉय के कलीग के साथ हो रहा हो। मतलब सपोज यहाँ पे 2 एम्प्लॉय हैं एंड ये एम्प्लॉय से जो भी नेग्लिजेंस हो रहा है उसका जो अफेक्ट है वो दूसरे एम्प्लॉय पे हो रहा है, तो उस केस में एम्प्लॉयर लायबल नहीं होगा। प्रिंसिपल इज सेइंग दैट, सो यू हैव टू रीड दिस प्रिंसिपल वेरी केयरफुली। एम्प्लॉयर लायबल होगा एम्प्लॉय के नेग्लिजेंस के लिए, लेकिन अगर एक एम्प्लॉय के नेग्लिजेंस से दूसरा एम्प्लॉय अफेक्ट हो रहा है तो एम्प्लॉयर लायबल नहीं होगा। फैक्ट्स क्या बोलते हैं? A and B were working in a factory as unskilled laborers. A was carrying a basket of stone on his head. B was sitting on the ground. When A crossed B, all of a sudden a stone fell down from the basket and hit B on his head. B died immediately. Okay. A and B दोनों काम करते थे फैक्ट्री में और A अपने सर पे स्टोन पत्थरों से भरा हुआ बास्केट लेके जा रहा था। बी ग्राउंड पे बैठा हुआ था, ए ने बी को क्रॉस किया, ऑल ऑफ अ सडन एक पत्थर गिरता है और बी को उसके सर पे हिट करता है एंड बी मर जाता है वहीं पे, बी डाइड इमीडिएटली। तो ओनर ऑफ द फैक्ट्री विल नॉट बी लायबल। व्हाई? बिकॉज उन्होंने प्रिंसिपल में ये लिख दिया है कि अगर एक एम्प्लॉय की वजह से या उसके एक्ट से, उसके नेग्लिजेंट एक्ट से दूसरे एम्प्लॉय को हार्म होता है, इंजरी होती है, तो एम्प्लॉयर लायबल नहीं होगा। नेक्स्ट इज damages are the money recompense as far as money can do for the violation of a right. जहां तक मनी compensate कर सकता है वहां पे violation of a right के लिए मनी दिया जाएगा, ठीक है। ये बेस्ड किस पे है? इंजूरिया साइन डेमनम, एंड ये एक केस पे बेस्ड है, एशवे वर्सेस वाइट। इंजूरिया साइन डेमनम का मतलब क्या होता है? इंजरी विदाउट डैमेजेस। ए फैक्ट्स है, ए एंड इंडियन सिटीजन हैविंग अ राइट टू वोट वाज not allowed to cast his vote on the polling booth by the returning officer. Name of A was mentioned in the voter list. A has also reported at the polling booth in time. However, the candidate in whose favor A would have cast his vote won the election. A filed a suit claiming damages. Okay, एक A जो है वो एक इंडियन सिटीजन है, उसके पास राइट टू वोट है एंड उसको वोट देने से अलाउ नहीं किया जाता है, उसको मना कर दिया जाता है कि आप वोट ना दो, उसका नाम भी वोटर लिस्ट पे अपीयर होता है, वो टाइम पे पोलिंग बूथ पे भी पहुंचता है। However, the candidate in whose favor A would cast the vote वो इलेक्शन जीत जाता है, ठीक है। A सूट फाइल करता है डैमेजेस के लिए। A will be entitled to एक्सप्लेनरी डैमेजेस। क्यों लायबल होगा? कि प्रिंसिपल में क्या बोल रहा है वो? प्रिंसिपल में इट इज सेइंग दैट damages are the money recompense as far as money can do for the violation of right. जहां तक money violation of the right के लिए like
रिकम्पनसेट कर सकता है वहां तक डैमेजेस दिए जाएंगे। ओके, सो यहाँ पे वायलेशन ऑफ राइट हुआ है बिकॉज राइट टू वोट वाज A's राइट एंड इट गॉट वायलेटेड एज ही वाज नॉट अलाउड, उसको अलाउ नहीं किया गया वोट देने से। इट इज बेस्ड ऑन इंजुरिया इंडेमनम, इंजरी विदाउट डैमेजेस, डैमेजेस नहीं हुए। डैमेजेस क्यों नहीं हुए? बिकॉज जिस पार्टी को वो वोट कास्ट करने जा रहा था वो इलेक्शन जीत गई डिस्पाइट उसको अलाउ नहीं किया गया वोट देने से, बट इंजुरी हुई बिकॉज it was a violation of legal right of A. Next question, an unlawful interference with a person's use or enjoyment of land or some right over or in connection with it is a nuisance in a law of tort. Unlawful interference अगर किसी पर्सन के enjoyment of land में किया जाता है, right, तो उसे nuisance बोला जाता है law of torts में। Facts क्या हैं? During the scarcity of onion, long queues were made outside the defendant's shop, who, having a license to sell fruits and vegetables, used to sell only 1 kg of onion per ration card. The queues extended onto the highway and also caused some obstruction to the neighboring shops. The neighboring shopkeepers filed a suit for negligence against the defendant. Which one of the following decisions will be correct in this suit? मैं आपको समझाती हूँ फैक्ट्स में क्या हो रहा है। फैक्ट्स में हो रहा है कि स्कैसिटी ऑफ अनियन हो जाती है एंड बिकॉज ऑफ दैट जो एक लाइसेंस्ड पर्सन है जिसको लाइसेंस दिया गया है अनियन बेचने का, उसकी शॉप के बाहर लॉन्ग क्यूज लग जाती हैं, राइट, एंड ही हैज लाइसेंस टू सेल ओनली 1 kg ऑफ अनियन पर राशन कार्ड। क्यूज इतनी ज्यादा हो जाती हैं कि वो हाईवेज तक एक्सटेंड कर जाती हैं और उसकी वजह से जो नेबरिंग शॉप, जो आसपास की शॉप्स हैं, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन होता है, राइट। सो द नेबरिंग शॉपकीपर्स फाइल्ड अ सूट फॉर न्यूसेंस अगेंस्ट द डिफेंडेंट। ओके, डिफेंडेंट इज नॉट लायबल फॉर न्यूसेंस। डिफेंडेंट क्यों लायबल हो? डिफेंडेंट लायबल नहीं होगा बिकॉज an unlawful interference with the person's use of enjoyment of land. It is not the unlawful interference from the part of defendant. Defendant has not allowed asked the people to come and buy the onions, right, and defendant तो सिर्फ अपने शॉप से अनियंस बेच रहा है और वो भी लाइसेंस्ड अनियन बेच रहा है, मतलब ही हैज अ लाइसेंस टू सेल दोज अनियंस। अब क्यूज की वजह से अगर इंटरफेरेंस हो रहा है, सो इट इज नॉट कंसिडर्ड एज अनलॉफुल interference in the enjoyment of others' land. Okay, so that is the reason defendant is not liable for nuisance. Next question. Vicarious liability is the liability of the master or principal for the tort committed by his servant or agent, provided the tort is committed in the course of employment. The master or principal is not liable for private wrong of the servant agent. अगेन वाइकेरियस लाइबिलिटी, वाइकेरियस लाइबिलिटी मैं आपको समझा चुकी हूँ क्या होती है। वाइकेरियस लाइबिलिटी इज द लाइबिलिटी ऑफ मास्टर और प्रिंसिपल की लाइबिलिटी होती है जो भी रॉन्ग कमिट कौन करता है? सर्वेंट या एजेंट कमिट करता है। अब यहाँ पे इन्होंने एक प्रोवाइजो लगा दिया, एक कंडीशन लगा दी, प्रोवाइडेड दैट टॉर्ट इज कमिटेड इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, जो भी रॉन्ग हो वो कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में हो। द मास्टर ऑफ प्रिंसिपल इज नॉट लायबल फॉर प्राइवेट रॉन्ग। अगर कोई प्राइवेट रॉन्ग होता है तो उसमें मास्टर एंड सर्वेंट, मास्टर एंड प्रिंसिपल विल नॉट बी लायबल फॉर द एक्ट ऑफ सर्वेंट एंड एजेंट। ठीक है, प्रिंसिपल ये कहता है। फैक्ट क्या कहते हैं? एक्स हैंड्स ओवर सम कैश मनी एट हिज हाउस टू वाई। एक्स ने कुछ कैश मनी वाई को दिया उसके घर में, हु इज हिज नेबर, राइट, एंड इज ऑल्सो कैशियर इन द बैंक। वाई जो है वो एक्स का नेबर भी है और बैंक में कैशियर भी है। उसने क्यों दिया था? टू बी डिपॉजिटेड इन एज अकाउंट, कि वो ए के अकाउंट में डिपॉजिट करे। सिचुएशन ऐसी है, देखिए, एक्स ने वाई को, जो एक्स का नेबर है, कुछ अमाउंट दिया बैंक में डिपॉजिट करने के लिए, और जो ये वाई है ये एम्प्लॉय है बैंक में। ओके, इसने कहा कि वाई तुम ए के अकाउंट में ये सर्टेन अमाउंट डिपॉजिट कर देना। ओके, टू बी डिपॉजिटेड इन एज अकाउंट इन द बैंक इंस्टेड ऑफ डिपॉजिटिंग द मनी, वाई misappropriates it. Which of the following statement depicts correct legal position in this given situation? Why डिपॉजिट करने की वजह उसको मिसअप्रोप्रिएट करता है, राइट। मिसअप्रोप्रिएट का मतलब वो उसे
अपने लिए यूज कर लेता है एंड नॉट यूजिंग फॉर द पर्पस इट वाज गिवन. बैंक वुड नॉट बी लायबल बिकॉज वाई डिड नॉट डू एनी रॉन्ग इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. अब आप बताइए, जब वो घर पे था, राइट, तो ही वॉज नॉट इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. ओके, दैट इज द रीजन बैंक लायबल नहीं होगी. यहाँ पे कोई वाइकेरियस लायबिलिटी बैंक की नहीं बनेगी. बैंक विल नॉट बी लायबल फॉर द एजेंट और द एम्प्लॉय बिकॉज देयर वाज नो कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. नेक्स्ट सवाल, a person has no legal remedy for an injury caused by an act to which he has consented. Okay, this is based on the maxim voluntary not fit injuria. Excuse me. A person has no legal remedy for an injury caused by an act to which he has consented. A person जो भी अगर किसी एक्ट के लिए कंसेंट, अगर वो रेडी रहता है, कंसेंट देता है, तो पर्सन की कोई लीगल रेमेडी नहीं है उसके पास, क्योंकि ही हिमसेल्फ कंसेंटेड फॉर दैट इंजुरी और फॉर दैट एक्ट. आर अ क्रिकेट एंथुसियास्ट purchase a ticket to watch a T20 match organized by IPL. During the match, the ball struck for 6 hits R on his body and injures him. He sued IPL for compensation for the medical expenses. Okay, so the answer is simple. R would fail in his action as he voluntarily exposed himself to the risk. He himself bought the ticket to watch the cricket match. He went there, he seated, that means he himself giving the permission for the injury, right? That there is a possibility that अगर वहां पे क्रिकेट मैच चल रहा है तो हो सकता है कि बॉल जो है वो हिट कर जाए, राइट? सो he has given the permission for it, he consented for the same. That is the reason he will fail in his action. Next सवाल, damage without violation of legal right is not actionable in the court of law. ठीक है, अगर कोई violation of legal right नहीं होता है तो ऐसे जो actions हैं they are not actionable in the court of law. Okay, if the interference with the right of another person is not unlawful or unauthorized but a necessary consequence of the exercise of defendant's own lawful right, no action should lie. Okay, ओके, सो कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता अगेंस्ट द डिफेंडेंट अगर जो प्लेंटिफ है उसका जो एक्ट है वो नॉट अनलॉफुल एंड नॉट अनऑथराइज्ड है, राइट? मतलब वट एवर एक्ट प्लेंटिफ कर रहा है वो लॉफुल एक्ट है एंड ऑथराइज एक्ट है, तो उसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता. दिस क्वेश्चन और प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द मैक्सिम डेमनम साइन इंजीरिया. इसका मतलब होता है डैमेजेस विदाउट इंजरी. डैमेजेस विदाउट इंजरी, इंजरी कॉज नहीं हुई है, राइट, बट डैमेजेस हुए हैं. एंड इट इज बेस्ड ऑन वेरी फेमस केस लॉ, ग्लोचेस्टर ग्रामर स्कूल केस. देयर वाज एन प्रिंसिपल फैक्ट्स पढ़ते हैं हम. देयर वाज एन established school को हम यहाँ पे ES पढ़ेंगे in a particular locality. Subsequently a new school, and new school को हम NS पढ़ेंगे, was set up in the same locality which charged lower fees, on account of which people started patronizing the new school. Because of the compensation, ES has to reduce its fees because of the competition. ES filed a case against NS saying that NS had caused it financial loss and thus claimed compensation. आप यहाँ पे फैक्ट समझ पा रहे हैं? एक स्कूल ऑलरेडी वहां उस लोकेलिटी में चल रहा था एंड एक नया स्कूल वहीं पे पास में उसी लोकेलिटी में खुल जाता है. उस नए स्कूल की फीस पुराने स्कूल से कम होती है, इसीलिए लोग उसको पैट्रोनाइज मतलब उसको फॉलो करना, उसमें अपने बच्चों को भेजना स्टार्ट कर देते हैं. एंड उस कंपटीशन की वजह से जो पुराना स्कूल, जो एस्टैब्लिश्ड स्कूल था जिसको हमने यहाँ पे ES का नाम दिया है, उसको अपनी फीस कम करनी पड़ती है एंड वो कॉम्पनसेशन क्लेम करता है न्यू स्कूल से. अब इसमें क्या करेक्ट है? सिंस नो लीगल राइट ऑफ एस्टैब्लिश्ड स्कूल हैज बीन वायलेटेड. एस्टैब्लिश्ड जो स्कूल था, जो पुराना स्कूल था, उसका कोई लीगल राइट वायलेट नहीं हुआ है, इसलिए कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा.
क्योंकि अपन ने प्रिंसिपल में क्या पढ़ा था, कॉम्पनसेशन सिर्फ लीगल राइट वायलेट होने का मिलता है, एंड यहाँ पे कोई लीगल राइट वायलेट नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंसिपल बोलता है इन अ सिविल एक्शन फॉर डिफेमेशन truth of the defamatory matter is an absolute defense. However, the burden of proving truth is on the defendant and he is liable if he does not successfully discharge this burden. डिफेमेशन के केस में अगर कोई डिफेमेशन का केस आता है तो अगर ये प्रूव कर दिया जाए दैट जो डिफेम्ड लाइक जो भी आप जिसको डिफेमेशन माना जा रहा है वो सच है, वो ट्रुथ है, तो डिफेंडेंट को एब्सोल्यूट डिफेंस मिल जाएगा। बट बर्डन ऑफ प्रूफ की वो जो स्टेटमेंट है वो ट्रुथ है, ये किस पे होता है, ये डिफेंडेंट पे ही होता है, एंड वो लायबल होगा अगर वो ये सक्सेसफुली प्रूफ नहीं कर पाता है दैट द स्टेटमेंट वाज ट्रू। ओके, फैक्ट क्या बोलते हैं, डी who was the editor of a local weekly published a series of articles mentioning that T, who was a government servant, issued false certificates, accepted bribe, adopted corrupt and illegal means to mint money and was a mischief monger. B brought a civil action against D, who could not prove the facts published by him under the circumstances. Okay, D एक एडिटर है लोकल वीकली में, वो बहुत सारी ही पब्लिश्ड आर्टिकल, एक आर्टिकल पब्लिश करता है कि जो टी है, दैट टी जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, वो फॉल्स सर्टिफिकेट इशू करता है, ब्राइब एक्सेप्ट करता है, करप्ट पर्सन है, ब्ला 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 मेनी थिंग्स अगेंस्ट हिम, राइट, जो कि उसकी रेप्यूटेशन को लोअर कर सकती है, ऐसी कई बातें पब्लिश करता है। पी एक सिविल एक्शन लाता है डी के अगेंस्ट, who could not prove the facts published by him. Okay, and D ने जो भी facts publish किए थे वो उसको प्रूव नहीं कर पाता है that वो facts true हैं, right? So D liable होगा, क्यों liable होगा? Since he could not prove the fact published by him, right? वो प्रूव नहीं कर पाया अपने facts को जो उसने publish किए थे। एंड अपना प्रिंसिपल में हमने क्या देखा था, दैट अगर वो बर्डन ऑफ प्रूफ इस बात को प्रूव करने का कि व्हाटएवर डिफेम इंफॉर्मेशन ही हैज पब्लिश्ड किस पे होता है, डिफेंडेंट पे होता है। अगर डिफेंडेंट नहीं प्रूव कर पाए तो ही विल बी लायबल, एंड इन दिस केस ही विल बी लायबल। दिस इज पी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, it says negligence is a breach of duty for a failure of one party to exercise the standard of care required by law, resulting in damage to the party to whom the duty was owed. A plaintiff can take civil action against the respondent if the respondent's negligence causes the plaintiff injury or loss of property. Negligence को समझाया है, negligence क्या होता है, negligence होता है breach of duty और failure of one party to exercise the standard of care required by law. जो भी standard of care law require कर रहा है, अगर आप उसे नहीं लेते हैं या breach of duty करते हैं, right, तो उसे negligence माना जाएगा, जो आपकी breach of duty result in damage result करे to the party to whom duty was owed, जिसपे वो ड्यूटी थी, अगर उस ड्यूटी की वजह से damages दूसरी पार्टी को हो तब वो negligence माना जाएगा। A plaintiff can take civil action against the respondent if respondent negligence caused the plaintiff injury or loss of property. आगे बोल रहा है कि plaintiff respondent के against civil action ले सकता है अगर respondent ने negligence किया है, उस negligence से plaintiff को injury and loss of property हुआ है। तो अब facts पढ़ते हैं। We went to a cafe and ordered and paid for a tin can of soft drink. The tin was opaque and therefore the content could not be seen from outside. She consumed some of the content and then lifted the tin to pour the remainder of the content into a tumbler. The remains of a snail in decomposed state dropped out of the tin into a tumbler. D later complained of a stomach pain and her doctor diagnosed her of having gastritis and being in a state of severe shock. She sued the manufacturer of a drink for negligence. Applying the aforestated principle, which of the following derivation is correct as regard liability of the manufacturer in this given situation? आंसर क्या है? आंसर है
the manufacturer is liable for negligence as it owned a duty to take reasonable care to ensure that its products are safe for consumption. देखिए, this is based on very famous case. This is केस, ओके, इस केस में ये हो चुका है, सेम केस के फैक्ट्स हैं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, और ये केस आपको टॉट के कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में मिल जाएगा. क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर है उसको रीजनेबल केयर लेनी चाहिए कि जो भी वो कंटेंट बना रहा है वो कंज्यूमेबल हो, वो ऐसा हो जिसको खाने या पीने के बाद पर्सन को, कंज्यूमर को कोई प्रॉब्लम ना हो. सो यहाँ पे माना गया कि जो भी वो फॉल्ट करता है दैट उस बॉटल में से स्नेल के डिकम्पोज्ड रेसिड्यू मिलते हैं, जिसकी वजह से जो कंज्यूमर है, जो लेडी उसे कंज्यूम करती है, उसको सीवियर प्रॉब्लम्स हो जाती हैं एंड शी आल्सो सफर्ड अ सीवियर शॉक. ओके, सो इट इज कंसिडर्ड एज अ नेग्लिजेंट एंड देयरफॉर द मैन्युफैक्चरर इज हेल्ड लायबल एंड इट इज ऑन द पार्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरर कि वो रीजनेबल केयर ले ताकि सेफ्टी कंज्यूमर की एंश्योर रहे. नेक्स्ट क्वेश्चन. Principal says master is liable for the wrongful act committed by his servant, again vicarious liability, provided the act are committed during the course of employment. However, the master is not liable if the wrongful act committed by his servant has no connection whatsoever with the servant's contract of employment. यहाँ पे सिर्फ नया इतना है, बाकी आपको समझ आ गया होगा बिकॉज काफी सारे क्वेश्चंस हम vicarious liability के ऑलरेडी कर चुके हैं. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, however the master liable नहीं होगा, master is not liable if the wrongful act committed by his servant has no connection. अगर servant के act का कोई connection नहीं है, उसके wrongful act का कोई connection नहीं है, तो master liable नहीं होगा. Whatsoever the servant's contract of employment, जो भी contract of employment है उससे अगर connection नहीं है servant के act का, तो master liable नहीं होगा. Otherwise master liable होगा अगर कोई भी act servant करता है wrongful act in the course of employment. ये vicarious liability पे based है, as you know. Facts क्या बोलते हैं? D is a driver employed by M who is the owner of the company. During the lunch time, D goes to a closely tea shop to have a tea. Okay, there he picks up fight with the tea shop owner T, which resulted in some damages to his shop. T went to sue M, okay, for claiming compensation for the damage. Is sued by the fight. Which of the following derivation is correct? Okay, so यहाँ पे सिंपल सी स्टोरी है दैट D एक ड्राइवर है, ठीक है, उसका जो एम्प्लॉयर वो M है, D उसका ड्राइवर है एंड D टी की शॉप में चाय पीने जाता है लंच टाइम में. वहां पे वो किसी फाइट में एंगेज्ड होता है एंड उसके फाइट की वजह से शॉप ओनर को शॉप में कुछ डैमेजेस हो जाते हैं. शॉप ओनर डी को बोलता है कि यू पे इट. ओके, सो सॉरी, यहाँ पे आप एम कर दीजिए, यहाँ पे आप डी कर दीजिए. सॉरी, एम जो है वो लाइक प्रिंसिपल है, ही इज अ मास्टर, एंड डी जो है वो ड्राइवर है. ओके, सो टी जो है वो एम से, मास्टर से डैमेजेस क्लेम करता है. एम विल नॉट बी लायबल बिकॉज द रॉन्गफुल एक्ट पिकिंग अ फाइट वाज नॉट कमिटेड इन द कोर्स ऑफ डीज एम्प्लॉयमेंट. हमने प्रिंसिपल में यही तो देखा था कि सिर्फ लायबल तब होगा जबकि जो एक्ट है उसका कोई कनेक्शन हो एंड वो कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में हुआ हो. बट एज वो चाय पीने के लिए लंच टाइम में जाता है तो it is considered that that time he was not in the course of employment and there is no connection. Next, nuisance is an unlawful interference with a person's use of enjoyment of land or some right over or in connection with it. If the interference is direct, the wrong is trespass, whereas if the interference is consequential, it amounts to nuisance. Okay, so यहाँ बोल रहा है nuisance is unlawful interference with person's use of enjoyment. ये हमने डेफिनेशन पहले भी देखी थी. nuisance क्या होता है? nuisance होता है unlawful interference किसी व्यक्ति के personal use of enjoyment of land का
या उसके किसी राइट्स को ना करने देना, राइट, उसमें इंटरफेरेंस कॉज करना। न्यूसेंस डायरेक्ट होता है, द रॉन्ग इज ट्रेसपास। अगर न्यूसेंस इंटरफेरेंस डायरेक्ट हो तो उसे ट्रेसपास मारेंगे, और अगर इंटरफेरेंस कंसिक्वेंशियल हो तो उसे न्यूसेंस मानेंगे। प्रिंसिपल कहता है कि अगर इंटरफेरेंस, कोई भी इंटरफेरेंस डायरेक्ट हो रहा है तो उसे ट्रेसपास माना जाएगा, और कंसिक्वेंशियल हो रहा है तो न्यूसेंस माना जाएगा। A plants a tree on his land, however he allows its branches to project over the land of B. A ने अपने लैंड पे, उसकी जो प्रॉपर्टी है उसकी लैंड पे उसने एक पेड़ लगाया, और पेड़ जब ग्रो हुआ तो उसकी जो ब्रांचेस हैं वो बी की प्रॉपर्टी पे जाती हैं। ओके, सो ए हैज कमिटेड न्यूसेंस। व्हाई न्यूसेंस? क्योंकि यहाँ पे जो इंटरफेरेंस है वो डायरेक्ट नहीं हो रहा है, जो इंटरफेरेंस है वो कंसिक्वेंशियल है, इसलिए वो न्यूसेंस माना गया। अगर वो डायरेक्ट होता तो उसे ट्रेसपास माना जाता। सो यहाँ से अगेन आपको पता चलता है, यू हैव टू रीड द प्रिंसिपल केयरफुली, यू हैव टू कीप इन माइंड द प्रिंसिपल व्हाइल answering the question. Thank you and all the best. I would say that TOT का बहुत ज़्यादा वेटेज है क्लैट एग्जामिनेशन में, टोटल 50 क्वेश्चंस आते हैं, एंड ऑन एन एवरेज मैंने हमेशा 5 से 6, इनफैक्ट कई बार 9 से 10 सवाल भी देखे हैं। सो आप प्लीज इस वीडियो को बार बार देखिए, प्रिंसिपल को देखिए, प्रिंसिपल को समझने की कोशिश कीजिए, एंड प्रिंसिपल को अच्छे तरीके से अप्लाई कीजिए फैक्ट पे, एंड कंक्लूजन निकालिए। आई विश ऑल द बेस्ट फ्रॉम मी एंड फ्रॉम मिस्टर पवन कुमार, एंड वी विश कि आप बहुत अच्छा करेंगे एग्जाम में, 50 में से 50 मार्क्स लेके आएंगे। थैंक यू।